So what's up everyone? Welcome to this revision of SA 570 गोइंग कंसर्न। सबसे पहले सर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने नहीं बताया, आप अपने अकाउंट्स और एफआर में सीख के आए थे। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है एंटिटी कल ही बंद हो जाएगी। नहीं सर, कल नहीं, परसों नहीं, चलती जाएगी। यानी एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। आप जितना सोच सकते हो उतनी आगे तक एंटिटी चलती जाएगी। ठीक है सर, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएगी अनलेस सर क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि भाई एंटिटी को बंद करो, मैनेजमेंट इंटेंड्स टू क्लोज द बिजनेस, या फिर और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। तो अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे। बट सर हमने सुना था एसपीएफएस होते हैं। ये एसपीएफएस क्या होता है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसे 800 में। वहां ऑप्शन है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने तो बनाओ, नहीं बनाने तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हो तो आप एक अजम्पशन ले रहे हो। अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हो तो आप अजम्पशन ले रहे हो दैट एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी जो पैसा एसेट से आएगा, जो लाइबिलिटीज पे जाएगा, ये नॉर्मली चलता रहेगा और एंटिटी फिर बंद नहीं होगी। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट है ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट द ऑडिटर। अब सर एक बात बताना, यहां पे हर केस में क्या डिटेल्ड असेसमेंट करने की जरूरत है? अगर एक एंटिटी की प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, सब सही चल रहा है, तो क्या उस केस में भी डिटेल्ड असेसमेंट करने की जरूरत है? आंसर इज नो। अगर एंटिटी के हेल्दी प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है देन नो नीड ऑफ एनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट, और ऑडिटर भी फिर कुछ ऐसे केस में कुछ कहता नहीं है। अब ये बताना, गोइंग कंसर्न असेसमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है या पॉइंट इन टाइम? सर एक पॉइंट इन टाइम पे। आज यहां पे 31 मार्च को मैनेजमेंट अगले 12 महीने देखती है और देखती है कि वो 12 महीने में जो एसेट से रियलाइज करेगी, क्या उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ हो पाएंगी, क्या जो एसेट से रियलाइज होगा उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ हो पाएगी। यानी एट अ पॉइंट इन टाइम दे मेक अ जजमेंट। अब जब ये जजमेंट बन रही है तो इसमें 3 फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं। यही आप इंटर में भी पढ़ते थे। सर ये 3 फैक्टर्स क्या क्या? मैंने कहा 3 फैक्टर्स है। सबसे पहले एंटिटी। आप एंटिटी को देखोगे, एंटिटी कैसी है? साइको एंटिटी है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। साथ ही साथ आप दूसरा क्या देखते हो? जो साइको लोग होते हैं ना सर, वो अफेक्ट होते हैं विद द एक्सटर्नल थिंग्स, यानी द डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। तो अगर आपकी एंटिटी को एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह से इंपैक्ट आता है तो फिर गोइंग कंसर्न असेसमेंट में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है सर, एग्जाम्पल, अगर किसी एंटिटी पे बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल है, सो ऑटोमेटिकली चांसेस है कि कहीं ना कहीं कोई नॉन कंप्लायंस होगी तो पेनल्टी लगेगी तो गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। तो आपने बस यही देखना है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी प्लस द डिग्री टू विच इट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। सर डिग्री वाला एक पॉइंट और था, मैंने कहा क्या? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसको लेके? फ्यूचर आउटकम ऑफ द इवेंट्स एंड कंडीशन। क्या अनसर्टेनिटी है? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन? फॉर एग्जांपल, कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है। अब वो जो लीगल केस है उसमें हैवी पेनल्टी पे करनी है। अब आपने देखना है उसका आउटकम कंपनी के अगेंस्ट होगा या फेवर में होगा। अब इसके साथ क्या अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, ये भी मैनेजमेंट को कंसीडर करनी पड़ेगी इन द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। एंड सर फ्यूचर इवेंट का दूसरा नाम क्या होता है? सब्सिक्वेंट इवेंट। तो हो सकता है कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाए विच कैन रिजल्ट इन आउटकम्स डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट जजमेंट। यानी मैनेजमेंट को तो लग रहा था हम केस जीत जाएंगे, बट सब्सिक्वेंटली एक ऐसा इवेंट हुआ कि वो केस हारने वाले हैं, तो फिर आपने वो सब्सिक्वेंट इवेंट को भी कंसीडर करना है। तो मैनेजमेंट की जजमेंट में 3 मैटर्स कंसीडर होंगे। सिंपलिस्टिकली याद रखना सर, क्या? सबसे पहले तो एंटिटी कैसी है जिसका गोइंग कंसर्न असेस हो रहा है? कैसी एंटिटी? साइको, यानी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। साइको लोगों को दूसरों से फर्क पड़ता है, यानी डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। फिर उसके बाद एक और डिग्री, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसको लेके? आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। एंड तीसरा था इवेंट, जो फ्यूचर में होता है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में कोई आउटकम हो गया विच इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट जजमेंट, वो भी आप कंसिडर करके चलेंगे। इन 3 पॉइंट्स को 1-2 बार बस गो थ्रू कर लेना, दैट्स इट। ठीक है सर, अब इसके बाद हम आ गए थे मेन टॉपिक पे, विच इज द हार्ट ऑफ SA 570 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहीं से SA 570 की शुरुआत होती है हम लोगों के लिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 1 स्टेज या 2 स्टेज? सर 2 स्टेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हम आज देखते हैं आज की डेट में क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। यानी वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड कंक्लूड वेदर द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट टुडे और नॉट। अगर आज एप्रोप्रिएट है तो फिर कल की चिंता करो, अगर आज एप्रोप्रिएट है तो कल की चिंता करो। यानी देखो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेके एंड कंक्लूड करो वेदर एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। सर किसको लेके? रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये लाइन मेरे साथ वापस बोलेंगे।
क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट, किस पे डाउट हो रहा है, अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है लाइक्लीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है। लाइक्लीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यानी इसके होने के चांसेस भी हैं, और अगर होगा तो इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी कि एंटिटी की बैंड बच जाए। यानी if both these qualities are present then the disclosures are must in a financial statement। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या ऐसा हो सकता है आपसे कोई इवेंट और कंडीशन छूट जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया उसमें आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेके, और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ और एंटिटी बंद हो जाए? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी की कोई बात नहीं कर रखी और थोड़े ही दिन बाद एंटिटी बंद हो जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सीए हैं, ज्योतिषी नहीं। हम सीए हैं, ज्योतिषी नहीं। यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट है। तो आपने यहां पे ऐसे 200 का तड़का लगाना और बोलना है पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस आर ग्रेटर for future events and condition that can cause the entity to cease to continue as going concern। ये इसके going concern पे बाधा डाल सकते। क्यों? क्योंकि एज अ ऑडिटर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते अगले एक हफ्ते 10 दिन में क्या होने वाला है एंटिटी के साथ। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। तो अगर हमारी रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी की कोई रेफरेंस नहीं है तो इसको गारंटी मत मान लेना, इसको गारंटी मत मान लेना। इट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे अपनी बेसिक बातें ध्यान रखनी है। 2 स्टेजेस में बात करेंगे, एक तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, अगर हाँ तो फिर देखो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी की रेफरेंस नहीं दे रखी तो इसको गारंटी मत मान लेना, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे जाके क्या इवेंट और कंडीशन रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट भी ज्यादा है। क्या ये बेसिक बातें समझ आती है? हाँ सर। इन बातों को आपने बस समझ के चलना है और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर इसके बाद हमने कहा था अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपने क्या प्रोसीजर्स करने हैं। 2 तरीके के प्रोसीजर्स है। ये प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखना। सबसे पहले आता है इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, फिर अगर इवेंट और कंडीशन मिल जाए तो चेक करना उससे मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं। तो पहले तो बताओ इवेंट और कंडीशन को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आइडेंटिफाई करते इवेंट और कंडीशन। अब तुम्हारा काम था आइडेंटिफाई करना या मैनेजमेंट का काम था? सर मैनेजमेंट का काम था। मैनेजमेंट का काम था असेसमेंट करना। तो सबसे पहले चेक करो मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखी है क्या। अगर कर रखी है तो डिस्कस करो द गोइंग कंसर्न असेसमेंट एंड इंक्वायर। उनसे पूछो क्या आपको कोई इवेंट और कंडीशन मिला, अगर हां तो मैनेजमेंट का प्लान क्या है। हाउ डज द मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम? हम समझ गए सर। दूसरा, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं कर रखी तो गला पकड़ लेना। तो सीधा उनका गला पकड़ लेना और पूछना, अरे जब तुमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं करी तो किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना दिए? जब तुमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं करी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यूजिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंड फिर लगे हाथों पूछ लेना, सुनो ना, क्या तुमको कोई इवेंट और कंडीशन मिला विच कैन कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न? अगर हाँ तो वो बता देंगे। एंड ये सब करते वक्त क्या करना है? अलर्ट रहना है। ये सब करते वक्त अलर्ट रहना है, क्योंकि हमने पढ़ा है जिन जिन एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट ज्यादा होता है, जैसे कि फ्रॉड, जैसे कि रिलेटेड पार्टी, जैसे कि नोक्लार, जैसे कि गोइंग कंसर्न, इन चारों एरियाज में एज अ ऑडिटर यू नीड टू स्टे अलर्ट, यू नीड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। फिर हमने बात की थी कि अगर कल को कोई इवेंट और कंडीशन मिल जाए तो हमको चेक करना है कि क्या ये इवेंट और कंडीशन से मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। अगर होगी तो क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है या नहीं। क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है या नहीं। तो ये कौन से एडिशनल प्रोसीजर थे मैं भूल गया। ये कौन से एडिशनल प्रोसीजर थे मैं भूल गया सर। आपको याद है? मैंने कहा क्या, जब भी इवेंट कंडीशन मिलेगा तो मैनेजमेंट के पास लेके जाएंगे, और मैनेजमेंट अगर इतनी नालायक है कि उसने असेसमेंट नहीं कर रखी तो उनका गला पकड़ के क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी गोइंग कंसर्न असेसमेंट करके आओ। मैंने कहा वेरी गुड। अब जब वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करके आएंगे तो क्या वो खाली हाथ आएंगे या साथ में कुछ लाएंगे? जल्दी से बता दो। जो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्या मैनेजमेंट खाली हाथ लाएगी या खाली हाथ आएगी या साथ में कुछ लाएगी? बताओ साथ में क्या लाएगी? पी से शुरू होता है, पी से क्या लाएगी? वेरी गुड, प्लान लेके आएगी। अब प्लान की 2 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सर? सबसे पहले तो प्लान से चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। इट शुड कहीं ना कहीं इंप्रूव द सिचुएशन। प्लस बड़े बड़े वादे करना तो बहुत आसान है, बड़े बड़े वादे करना तो बहुत आसान है। मैनेजमेंट की बसकी भी होनी चाहिए। सर बसकी का क्या मतलब है? इट शुड ऑल्सो बी फीजिबल। सो फर्स्ट थिंग इट शुड इंप्रूव द सिचुएशन, सेकंड थिंग इट शुड बी फीजिबल। सिर्फ फीका फीका प्लान अच्छा नहीं लगता।
सिर्फ फीका फीका प्लान अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा तुमको साथ में क्या चाहिए, तड़कता भड़कता कैश फ्लो फोरकास्ट। हमको चाहिए तड़कता भड़कता कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट में तुम क्या देखोगे, डेटा अजम्पशंस, डेटा अजम्पशन, अरे बोलो बेटा, डेटा और अजम्पशन। हम डेटा और अजम्पशन देखेंगे। सर डेटा यानी डेटा रिलायबल है कि नहीं, जिस बेसिस पे इन्होंने फोरकास्ट बनाया, प्लस इनकी अजम्पशंस ठीक है कि नहीं। हमने इस पे कौन सा क्वेश्चन किया था, जल्दी से बता दो क्वेश्चन बैंक में। ये अजम्पशंस को टेस्ट करने वाला कौन सा क्वेश्चन था, कल की क्लास में करा था। मेरा बहुत बड़ा फार्म होगा, उसमें होंगी ढेर सारी मुर्गियां, मुर्गियां अंडे देंगी, मैं अंडे बेचूंगा, अंडे के साथ ऑमलेट भी मैं ही बेचूंगा। अंडे मुर्गी वाला क्वेश्चन, राइट। याद आ रहा है अंडे मुर्गी वाला, कि मुर्गियों को वो टीका लगवाने जाते थे, मुर्गियां बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करती थी। हाँ, सप्लायर भी लॉन्गर क्रेडिट देने की बातें कर रहे थे, बैंक ने कहा था अगले साल से पेमेंट देने। वेरी वेरी गुड, सीए सौम्या पोल्ट्री फार्म, क्या बात है। तो मुर्गी अंडे वाला क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है सर। अब जब कैश फ्लो फोरकास्ट देख लिया, अब सर बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई का क्या मतलब है, गोइंग कंसर्न असेस तो एक पॉइंट इन टाइम पे हुआ था, गोइंग कंसर्न असेस तो एक पॉइंट इन टाइम पे हुआ था, बट उसके बाद भी काफी टाइम निकल गया है। सर काफी टाइम निकल गया यानी देयर कैन बी सम additional facts and information, there can be some additional facts and information which can affect the going concern, तो वो भी देख लो। और आखिरी में W का क्या मतलब है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके, मैनेजमेंट के प्लान्स को लेके और उनकी फीजिबिलिटी को लेके। तो जब भी आप प्लान याद रखते हो, प्लान के साथ ही याद रखना आखिरी में इसी प्लान को लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कि मैनेजमेंट अपने प्लान को पूरा कर पाएगी और ये प्लान्स फीजिबल भी होंगे, ठीक है। प्रियंका कह रही है सर मेरे घर वाले सुन रहे हैं, हम वेजिटेरियन हैं, तो ये आईसीआई को बोलो, ठीक है, कि नॉन वेजिटेरियन क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं, उनसे पूछो, ठीक है। तो ये 5 एडिशनल प्रोसीजर्स आपने ध्यान रखने हैं। सर इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर दे रखे हैं, इनको आप बस रीड करके चलोगे। एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, इनको आपने एकदम बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब सर ये बात क्या लिख रखी है, इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, इसमें कुछ नहीं है, आपने उतना ही पीरियड कवर करना है जितना मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए कवर किया है, ठीक है। कवर द सेम पीरियड जो मैनेजमेंट ने यूज किया है। हर बार आपको इवेल्युएट करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपको लगता है एंटिटी के हेल्दी ऑपरेशंस हैं, प्रॉफिटेबल एंटिटी है, कैश फ्लो रिच एंटिटी है, नो नीड टू डू द सेम। अगर मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम कवर कर रखे हैं, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि कम से कम 12 महीने कवर करो, ठीक है। ये बेसिक बात आपने यहां पे समझ के चलनी है। अब आ जाओ सर कंक्लूजन स्टेज पे, बस नाउ वी आर इन द एंड गेम, नाउ वी आर इन द एंड गेम। सारे बच्चे आ जाओ कंक्लूजन स्टेज पे। सर कंक्लूजन का क्या कहना है, मैंने कहा वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंक्लूजन भी 2 स्टेजेस में होगा। एविडेंस, कंक्लूड, क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है सर। अगर आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो कल की टेंशन लो, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है सर। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो तुमको क्या चाहिए सर, 4 डिस्क्लोजर। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 डिस्क्लोजर चाहिए, बताओ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो पहला डिस्क्लोजर जो टेंशन बढ़ाएगा, यानी इवेंट और कंडीशन जिसको लेके मटेरियल अनसर्टेनिटी है। फिर टेंशन को कम करने के लिए हम बोलेंगे मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है, ठीक है। तो पहले इवेंट कंडीशन, फिर प्लान, फिर बोलो मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन, वो पूरी लाइन ही आ जाएगी जो हमने याद करी है ना, वही सेम लाइन। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यो हनी सिंह, ठीक है। एंड लास्ट, यो हनी सिंह नहीं आएगा, ठीक है। एंड लास्ट में just because of this entity may be unable to realize the assets and pay off the liabilities in normal course of business, इस वजह से वो normal course of business में ये चीज नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है, हाँ सर। पहले क्या आएगा, इवेंट्स कंडीशन, फिर मैनेजमेंट का प्लान, फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंड इसी की वजह से एसेट लायबिलिटी वाली लाइन भी आप लिख दोगे। क्या ये बातें समझ आ रही है, हाँ सर। सर क्या ऐसा हो सकता है कोई मिटिगेटिंग फैक्टर आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है कोई मिटिगेटिंग फैक्टर आ जाए, हाँ, और जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो सिर्फ आपने डिस्क्लोज करना है इवेंट और कंडीशन। जो जो बच्चे क्वेश्चन बैंक करके आए हैं, मैंने होमवर्क में दिया था, वैसे जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक किया है जल्दी से बता दो कौन से क्वेश्चन में मिटिगेटिंग फैक्टर की बात हो रही थी, विच क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट मिटिगेटिंग फैक्टर इन द क्वेश्चन बैंक। तो होगी क्लासिक वाली रिवीजन, बिकॉज अब तो ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, खत्म होने वाला है। बता दो, हिंट दूं थोड़ी सी, आई से कुछ रिलेटेड थी चीज उसमें।
मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दो। टा 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 टा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 था क्या इसका? एक बार देखूं क्या मैं, एक बार देखूं क्या मैं भी। एक, दो, काश 3 ही निकले। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। सबने मेरे को 3 ही बोला है, सबने मेरे को 3 ही बोला है कि 3 है। क्या यही इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन था? आई फॉर इंसॉल्वेंसी मुझे याद आ रहा था। हाँ यही है सर, यही है इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन। इसमें इंसॉल्वेंसी प्लान वगैरह की बात हुई थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वेरी वेरी गुड। तो यही आंसर था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था और जवाब दे दिया। मुझे बहुत खुशी है कि यार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे। वेरी वेरी गुड। तो यही इंसॉल्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो इंसॉल्वेंसी का प्लान बन के आ जाता है, इसमें जो इंसॉल्वेंसी का प्लान बन के आ जाता है और ये प्लान जैसे ही अप्रूव हो जाता है, इसके बाद जो वो घने बादल है, इसके बाद जो घने बादल है वो दूर हो जाते हैं और फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, एंटिटी ठीक हो जाती है। एंटिटी ठीक हो जाती है, मटीरियल अनसर्टेनिटी को टाटा फिश हो जाती है। तो यही बात आपने ध्यान में रख के चलनी थी। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ सर रिपोर्टिंग की बात करते हैं। अब आ जाओ रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो मैंने कहा रिपोर्टिंग में सबसे पहले चेक करो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, वेरी वेरी गुड। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसका इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। और हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता कि मैनेजमेंट ने भले डिस्क्लोजर डाल रखा हो गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट, वी डोंट गिव अ डैम। अगर गोइंग कंसर्न इन एप्रोप्रिएट है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस के हिसाब से बनाए हैं तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था इन द क्वेश्चन बैंक। अब आ जाओ सर सेकंड पार्ट, गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो तुमको क्या चाहिए? हमको डिस्क्लोजर चाहिए। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज गिवन, वी विल गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। हम सीधा सीधा अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे और हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। हमें इन डिस्क्लोजर पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, तो क्या डालें? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। मैंने कहा नालायक, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा नहीं, इस केस में डाला जाता है मुर्ग सेक्शन। हम एक मुर्ग सेक्शन डालेंगे। सर मुर्ग सेक्शन का क्या मतलब है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन डालेंगे और अटेंशन ड्रॉ करेंगे टू द नोट। हम ड्रॉ करेंगे अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटीरियल अनसर्टेनिटी को डिस्कस करता है। प्लस लिखेंगे क्या? मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। नोट नंबर 4 था, नोट नंबर 4 था क्या? जल्दी से बताना सर। हाँ नोट नंबर 4 था। जो हमने एनुअल रिपोर्ट देखी थी, जो हमने एनुअल रिपोर्ट देखी थी उसमें नोट नंबर 4 में ये मटीरियल अनसर्टेनिटी की बातें दे रखी थी। क्या बात है। अगर अच्छा, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है और डिस्क्लोजर नहीं है, यानी इट इज अ केस ऑफ इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो क्या देंगे? सर ओपिनियन मॉडिफाई करो। यानी हम देंगे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, और जो बेसिस होगा ना, किस बिना पे, किस बिना पे ओपिनियन को क्वालिफाई और एडवर्स किया, उसमें बताएंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं। तो ये आपने बेसिक बात ध्यान रखनी थी। और मैंने तो इसको एक लेवल और आगे ले गया था आपके साथ कि अगर डिस्क्लोजर बिल्कुल ही नहीं है तो एडवर्स ओपिनियन, और अगर डिस्क्लोजर आधा अधूरा है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ठीक है सर। अब तो क्या ही बचा है, अब तो क्या ही बचा है सर। हो गया मोटा माटी हमारा टॉपिक एकदम डन डनाडन डन। इसके बाद हमने डिस्कस करे थे इवेंट्स और कंडीशन। आ जाओ फटाफट एक बार इवेंट्स एंड कंडीशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले सर फाइनेंशियल इवेंट्स, इसको हम दो भागों में बांटते थे, एक तो लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स, एक लॉसेस वाले पॉइंट। एक लाइबिलिटी वाले पॉइंट, एक लॉसेस वाले पॉइंट। लाइबिलिटी वाले पॉइंट क्या थे? नेट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी पोजीशन, यानी आपके लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो चुकी है या आपकी करंट लाइबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो चुकी है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो क्या आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे कर पाओगे? मैंने कहा नहीं। पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उनकी मेच्योरिटी आने वाली है और आप ना तो उनको रिन्यू कर पाओगे ना रीपे कर पाओगे, तो बैंड बजने वाली है। ठीक है सर। या आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हो तो पैसा तो आपको
एक साल में लौटाना है। पैसा तो आपको एक साल में लौटाना है, बट जो आपका एसेट है वो एक साल के बाद रिटर्न देगा, तो बैंड बजी जाएगी। अब सर करंट लायबिलिटी में फेमस करंट लायबिलिटी कौन सी? क्रेडिटर वाली। आपने क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं करी, अगर क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो वो तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो? ही विल विड्रॉ द सपोर्ट। जो क्रेडिटर है वो सपोर्ट को विड्रॉ कर लेगा, और जो भी आपकी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। जो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रही है वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शन। तो ये सारे आपके लायबिलिटी वाले पॉइंट हो गए। अब लॉसेस वाले पॉइंट क्या थे? सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, तो जिसके लॉसेस हो रहे हैं उसके कैश फ्लो भी नेगेटिव, तो कहता है नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। या आपके जो डिविडेंड है, पहले तो आप दे रहे थे, अब आपने डिसकंटिन्यू कर दिए, या आपके डिविडेंड अरियर्स में जा रहे हैं, यानी आप डिविडेंड टाइम पे नहीं दे पा रहे, तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। एंड एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। ये आपने बस 3-4 बातें ध्यान रख के चलनी थी। इसके बाद हमने बात की थी ऑपरेटिंग की, तो ऑपरेटिंग में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। आपको सप्लाई चेन आती है? हाँ सर, बचपन से आती है। तो सप्लाई चेन में सबसे पहले सप्लायर आता है, वो सप्लायर माल ही नहीं दे रहा, यानी शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज। कहां गया? ये रहा। मान लो सप्लायर ने माल दे दिया, हमारे पास वर्कर्स ही नहीं है। दो तरह के वर्कर कौन होते थे सर? एक तो फैक्ट्री वाले, एक ऑफिस वाले। फैक्ट्री वाले वर्कर का मतलब है लेबर शॉर्टेजेस, लेबर डिफिकल्टी। और जो ये हाईफाई वर्कर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? की मैनेजरियल पर्सन। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लो वर्कर भी हैं, आपके पास सप्लाई भी आ गई, बट जब मैं मार्केट में गया मार्केट ही नहीं थी, यानी लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट की कस्टमर फ्रेंचाइजी और लाइसेंस। अब मार्केट क्यों नहीं थी? क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गया। मार्केट क्यों नहीं थी? क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गया, यानी इमरजेंस ऑफ अ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। एंड लास्ट में आ गया, अब सर मैनेजमेंट भी परेशान हो गई है, इंटेंशन टू लिक्विडेट द ऑपरेशंस। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। लास्ट में आते अदर वाले, इसमें तो बैंड ही बच जाती है सर एंटिटी की। इसमें क्या होता था? सबसे पहले एंटिटी के ऊपर लीगल केस होता है। सबसे पहले एंटिटी के ऊपर लीगल केस क्यों होता है? क्योंकि उसने नॉन कंप्लायंस की है, नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है सर, इसने किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से नॉन कंप्लायंस की, तो इस वजह से इस पे केस हो गया। और केस में जो पेनल्टी है ना, वो इतनी ज्यादा है कि इसकी बस की नहीं है पे करना। जो केस है इसमें पेनल्टी इतनी ज्यादा है कि इसकी बस की नहीं है पे करना, यानी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स विच कैन रिजल्ट इन क्लेम्स that the entity is unlikely to satisfy। तो एंटिटी क्या चाहेगी? लॉ चेंज करा दो। एंटिटी चाहेगी लॉ चेंज करा दो, और जब लॉ चेंज हुआ तो उससे वापस इसकी बैंड बच गई, यानी चेंज इन लॉ रेगुलेशन विच हैज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन एंटिटी। अब सर एंटिटी कहती है भूकंप ही आ जाए, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। एंटिटी कहती है भूकंप ही आ जाए, मैं तो जीना नहीं चाहती, और भूकंप आया, बट इसने इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी। इसने कहीं ना कहीं इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी, यानी अनइंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड, कैटेस्ट्रॉफ व्हेन दे अकर। कैटेस्ट्रॉफ मीन सम कैलेमिटी। तो ये 4 पॉइंट्स आपके हो गए। सबसे पहले नॉन कंप्लायंस हुआ, उस वजह से प्रोसीडिंग्स हुई। इसने कहा लॉ चेंज हो जाए, बट लॉ भी चेंज हुआ तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट हो गए। एंड लास्ट में सर क्या था? लास्ट में आ गया भूकंप, वो भी इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी। यहां आपका SA 570 पूरा का पूरा रिवीजन डन डनाडन डन। सारे बच्चे बताओ, क्या पूरे 570 पे कंफर्ट आ गया या नहीं आया? क्विकली टेल मी। 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। कौन कहता है ये स्टैंडर्ड बड़ा है? बस फर्क इतना है, तुमने इसको कितनी बार पढ़ा है। फर्क बस इतना है, तुमने इसको कितनी बार पढ़ा है। जल्दी से बता दो। ऑल गुड सर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं ही खुशी खुशी मन लगा कर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अच्छे से इसको मन लगा के आपने रिवाइज करना है, एंड देन जस्ट डू द क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली।